अब आइए हम समझते हैं। पहले उन्होंने ऐसे पेड़ लिए जो सिर्फ एक एक कैरेक्टर में डिफरेंट थे, बाकी सब कुछ सेम था। इसे कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कैसे करा था उन्होंने, आइए हम समझते हैं और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे, मजे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक प्योर ब्रीडिंग टॉल पेरेंट लिया, प्योर ब्रीडिंग टॉल, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं पता था, जैसा मैंने कहा कैपिटल टी, स्मॉल टी, पैटर्न फैटर्न कुछ नहीं पता था। इसे उन्होंने तो आप ऐसा समझ लो एक 5-6 फीट का मटर का पेड़ लिया जिसमें सब कुछ सेम था, ये मतलब टॉल था, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए 4-5 जनरेशन तक, फिर उसमें से एक को सिलेक्ट करा पेरेंट की तरह। ऐसे ही उन्होंने एक प्योर ब्रीडिंग 1-2 फीट वाला डॉर्फ प्लांट ले लिया। यही तो मटर का फायदा मिला था उन्हें कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने क्या देखा, क्रॉस मतलब वही, इसके पॉलन सपोज मेल लिया है तो इसके स्टिग्मा पे डस्ट किए होंगे और वेट करा, सीड्स मिली, उन सीड को सो करा तो उन्हें फर्स्ट जनरेशन मिली। अब उन्हें फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिला बताती हूँ, इसे हम F1 हाइब्रिड कहेंगे। उन्होंने ये देखा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कि जितने भी F1 हाइब्रिड बने वो सारे टॉल थे। उन्हें कुछ नहीं पता था अभी डोमिनेंट रेसेसिव, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि 2 ट्रेट्स होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने देखा कि ऑल F1 हाइब्रिड्स आर टॉल, ऑल आर टॉल, एक भी बौना नहीं बना, नन वर डॉर्फ। बहुत मजे आएंगे, ध्यान से समझना। थर्ड, उन्होंने ये देखा कि ये टॉल भी बिल्कुल पेरेंट जैसा टॉल है, मतलब अगर ये 6 फीट का है तो ये भी एग्जैक्टली 6 फीट का है। ऐसा नहीं ये 3-4 फीट का कुछ बीच का बन गया, ऐसा नहीं था। तो ऑल F1 हाइब्रिड रिजेंबल वन पेरेंट, रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट, जैसे यहाँ पे टॉल वाले को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। यानी कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये 5 फीट का, ये 1 फीट का है तो ये 3 फीट का बन गया, नहीं, मिक्सिंग नहीं हुई, नो ब्लेंडिंग, नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग सीन। ये मैं ईयर लॉन्ग में पढ़ाती हूँ कि एक्चुअली इनके पहले तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि कैरेक्टर्स मिक्स होके जाते हैं इन द ऑफस्प्रिंग, तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल इसके जैसा बना। कोई बात नहीं, अब उन्होंने क्या किया, इस बात को यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ये सपोज करो 100 सीड मिली थी, 100 पेड़ मिले थे, उनमें से कोई 2 पेड़ों को आपस में फिर से क्रॉस करवाया। इसे सेल्फिंग करना कहते हैं, F1 की सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब जब उसी जनरेशन के 2 पेड़ों की क्रॉस कराते हैं, तो उन्होंने इसकी फिर से सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग। तो उन्हें F2 जनरेशन मिली, F2 हाइब्रिड्स मिले, है ना, फिर से वही सीड मिली होगी, उसको उन्होंने सो करके देखा। तो उन्हें यहां पर क्या दिखा समझना, उन्हें यहां पर दिखा कि अब यहां पर जो पेड़ बने हैं उसमें से 75% तो टॉल बने, बिल्कुल पेरेंट जैसे टॉल, और 25% पेरेंट जैसे डॉर्फ बने। यानी F2 जनरेशन में बोथ टॉल एंड डॉर्फ। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लेना, ये समझ लिया ना तो सारी लाइंस एनसीईआरटी की 2 मिनट में समझ में आ जाएंगी। तो डॉर्फ यहां नहीं थे एक भी, पर यहां डॉर्फ बने, और कितने रेशियो में बने, 3:1, यानी 3 टॉल और 1 डॉर्फ। और ये पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे, यानी टॉल वाला बिल्कुल पेरेंट जैसा टॉल था और डॉर्फ वाला बिल्कुल पेरेंट जैसा डॉर्फ था। ये 1 फीट का है तो 1 ही फीट का था, 5 फीट के हैं तो 5 ही फीट के थे। ये भी उनको समझ में आया। अब इसे 3:1 भी लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 पेड़ मिले, उसमें से 3 ऐसे हैं, यानी 3/4 और 1/4 ऐसे मिले, ऐसे भी लिख सकते हो, या 75% 25% ऐसे भी मान सकते हैं। और यहां भी कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिली, नो ब्लेंडिंग। अब इससे उन्होंने क्या समझा, समझो, क्योंकि मेंडल बहुत ही वॉज वेरी एनालिटिकल। वो ये भी उनकी सक्सेस का एक रीजन था। वो ऐसा नहीं बस जो लिखा और लिख दिया जो दिखा, वो कोशिश करते थे उससे कुछ पता करने की और फिर उसे एक्सपेरिमेंटली फिर क्रॉस वेरीफाई करने की। ये जब उन्होंने किया तो उन्होंने फिर 2 मटर के पौधे और लिए जिनकी हाइट भी सेम थी, जिनमें एक ही कैरेक्टर डिफरेंट था, सीड शेप। तो एक राउंड थी, राउंड की प्योर लाइन बनाई, एक रिंकल्ड की प्योर लाइन बनाई। उन्होंने देखा F1 में सारे राउंड पेरेंट जैसे, एक भी रिंकल्ड नहीं, और F2 में फिर वही 75% राउंड और 25% रिंकल, यानी सेम रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने ऐसे ही 2 मटर के पौधे लिए जिनमें फ्लावर की पोजीशन केवल अलग थी, बाकी सब कुछ सेम था। तो F1 में फिर उन्हें सारे एक पेरेंट जैसे मिले, एक्सियल फ्लावर वाले, और F2 में फिर वो 3:1 वाला मिला। मतलब उन्होंने सारे 7 कैरेक्टर्स
पर ये करके देखा और सब में उन्हें इसी तरह का फाइनल कंक्लूजन्स देखने को मिले। इससे उन्होंने दिमाग लगाना शुरू करा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, समझिएगा। उन्हें ये समझ में आया कि जरूर हर कैरेक्टर को टू फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, यानी वो जोड़े में है, पेयर्ड, जिसे उन्होंने पेयर्ड यूनिट फैक्टर कहा था। आज हम जानते हैं कि एक्चुअली वो जीन है, हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, एक डीएनए का पोर्शन, और वो जीन टू फॉर्म्स में रहता है जिसे अलील्स कहते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, अलील्स। मैं आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक क्रोमोसोम मदर से आता है हमारे में, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं, क्रोमोसोम 2 की बात करूं तो वो भी 1 मदर से 1 फादर से आता है। इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। सेल साइकिल में बहुत अच्छे से पढ़ाती हूं मैं ये। और इन दोनों में सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर का जीन होता है। मान लो कि इन दोनों में स्टेम की हाइट का जीन है, सपोज करिए जीन, ये पूरा एक जीन है। हो सकता है इस पर जो डीएनए है वो पेड़ की हाइट लंबी बनवाए, वो ऐसा प्रोटीन बनवाए जिससे पेड़ की हाइट ज्यादा होती है, तो मैं उसको कैपिटल टी लिख देती हूँ। हो सकता है यहां भी ऐसा ही हो, लेकिन हो सकता है दोनों जगह पर ऐसा वाला जीन हो, ऐसा वाला अलील हो जो पेड़ की हाइट छोटी बनवाता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पे ऐसा हो जो पेड़ की हाइट लंबी करता हो और एक पे ऐसा हो जो पेड़ की हाइट छोटी करता हो। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन हर कैरेक्टर के लिए 2 अलील्स होते हैं, हर जीन के लिए 2 अलील्स होते हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर, डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। भाई जब मदर में गैमीट बने होंगे तो ये मदर के गैमीट ओवम से आया है, ये फादर के गैमीट स्पर्म से आया है, दोनों फ्यूज करें तो जाइगोट के अंदर ये दोनों साथ आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं। तो उन्होंने, हालांकि तब तक ये कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था, कितने जीनियस और जबरदस्त इंटेलिजेंट थे वो आप देख सकते हैं। उन्होंने बस इतना कहा था कि हर कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, और जब वो डिसिमिलर कंडीशन में आते हैं, डिसिमिलर, अगर दोनों कैपिटल टी आएंगे तो दोनों मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, पेड़ की हाइट लंबी होगी विदाउट एनी डाउट। अगर दोनों स्मॉल टी हैं तो दोनों प्रोडक्ट कम बनवाएंगे, पेड़ की हाइट छोटी होगी। लेकिन अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आता है, अगर दोनों डिसिमिलर कंडीशन में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दादागिरी करता है। वो कहता है मैं दादा हूं, मैं पेड़ की हाइट बड़ी करवाऊंगा, तू चुप बैठ, तू छोटी नहीं करवाएगा, मैं बड़ी करवाऊंगा। तो इसकी दादागिरी चलते वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, यानी वो डोमिनेशन करता है, यानी डोमिनेंस उन्होंने इसी से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए थे, पेयर्ड यूनिट फैक्टर एंड डोमिनेंस। इसे बाद में मिलाकर लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। कार्ल कॉरेंस ने इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया था। इनकी डेथ के बाद 1900 में कार्ल कॉरेंस ने इसे लॉ बनाया था। अब देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ होगा, देखते हैं। प्योर ब्रीडिंग टॉल मतलब ये प्योर है, यानी इसमें ऐसा पेरेंट होगा, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी होगा। जब गैमीट्स बने होंगे, गैमीट्स, तो गैमीट्स में क्या हुआ होगा? गैमीट्स में अब आप जानते हो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 50% गैमीट्स में ये कैपिटल टी गया होगा, 50% में ये गया होगा। याद है ना, मियोसिस में जब एनाफेज 1 होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 प्लेन्स में अरेंज होते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इधर, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमीट्स में, तभी तो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, अगर याद आ रहा है। इसी तरह जब इसके गैमीट्स बने होंगे तो 50% में स्मॉल टी गया होगा, 50% में ये वाला स्मॉल टी गया होगा। और जब रैंडमली क्रॉसिंग होती है, रैंडमली, तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये इससे क्रॉस किया होगा, या ये इससे क्रॉस किया होगा, या ये इससे क्रॉस किया होगा, या ये इससे क्रॉस किया होगा। चाहे कुछ भी हुआ हो, रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और क्योंकि F1 में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ऑल 100%, यही एक प्रोबेबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये डिसिमिलर कंडीशन में आ गए, तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ऊपर दादागिरी करी, और यही कारण है कि सारे पेड़ टॉल बने। इससे प्रूफ होता है कि इस कंडीशन में टॉलनेस का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है। तो कोई जन्म सिद्ध अधिकार, कोई जरूरी नहीं है कि येलो कलर ही हमेशा डोमिनेंट होगा। यहां देखो फिर से, कोई जरूरी नहीं है कि येलो कलर ही डोमिनेंट होगा। जब सीड कलर डिफरेंट लिया होगा तो F1 में सारे येलो मिले, यानी येलो बनाने वाला अलील ग्रीन बनाने वाले अलील पर डोमिनेंट था।
लेकिन जब फ्रूट कलर की बात देखी होगी तो वहां पर F1 में सारे ग्रीन मिले, क्योंकि उस समय ग्रीन कलर बनाने वाला अलील येलो पे डोमिनेंट था। तो कोई जरूरी नहीं येलो हमेशा डोमिनेंट होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है, हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग ट्रेट डोमिनेंट होगा। ऐसे ही करके एक्चुअली इसी तरह के क्रॉसेस से डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स की परिभाषा दी गई थी कि जब भी डिसिमिलर कंडीशन आएगी तो जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होता है और जो छुप जाएगा वो रेसेसिव है। ठीक है, तो ये दूसरा F1 भी ऐसा ही रहा होगा नेचुरली। अब इनमें गैमीट्स जब बने होंगे तो क्या हुआ होगा, 50% गैमीट्स में कैपिटल T गया होगा और 50 में स्मॉल t गया होगा। यहां पर भी 50 में कैपिटल T गया होगा, 50 में स्मॉल t गया होगा। अब जब इनका क्रॉस हुआ होगा रैंडम, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, थर्ड पॉसिबिलिटी यही कैपिटल T स्मॉल t है और फोर्थ पॉसिबिलिटी स्मॉल t है। जब सेम कंडीशन है तो ये तो टॉल बनाएगा कैपिटल T, ये भी दोनों डॉर्फ बनाएंगे स्मॉल t पेरेंट जैसा। पर यहां फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। देखिए डिसिमिलर कंडीशन है तो कैपिटल T दादागिरी करेगा तो फिर से टॉल पेड़ बनेंगे। यानी टोटल कितने टॉल बन रहे हैं, 1 2 3। तो फिनोटाइपिक दिखाई क्या देगा, फिनोटाइप मतलब जो आंखों से दिखाई देता है। मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा पाऊंगी, ईयर लॉन्ग में हम ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ रेशियो 3:1 है, यानी 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। लेकिन जेनेटिक्स देखें अगर जीनोटाइप रेशियो, तो इन 3 टॉल में से भी एक कैपिटल T है 1, 2 कैपिटल T स्मॉल t है, भले ही वो भी टॉल है, और 1 स्मॉल t है। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 में भी फॉलो हो रहा है, जैसे ही दोनों डिसिमिलर आए एक ने दूसरे पे दादागिरी की, और लॉ ऑफ डोमिनेंस F2 में भी फॉलो हो रहा है, जहां दोनों डिसिमिलर कंडीशन आई, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो 100% प्रूफ हो गया है। स्टूडेंट्स, डिसिमिलर कंडीशन को हेटेरोजाइगस भी कहते हैं और सेम को होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, और ये दोनों हेटेरोजाइगस है। यानी डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर सकता है टॉल, और हेटेरोजाइगस में भी इसी का ट्रेट एक्सप्रेस होगा। लेकिन रेसेसिव अलील सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। ऑलराइट, तो इस तरह से उन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस तो समझ में आ गया। अब उन्हें यह बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये फिर से उनका दिमाग खटका। उन्होंने सोचा क्या मजेदार बात है कि डॉर्फनेस का ट्रेट F1 में तो मिला ही नहीं था और यार रीअपियर हो गया। ये क्या चक्कर है भाई, चलिए देखते हैं क्या चक्कर है। तो पहले इतना समझ लेते हैं।